से क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके सीडीपी से संबंधित हो, चाहे वो लैंग्वेज से या सामान्य जो अध्ययन से संबंधित है या सामान्य ज्ञान का है, और या आपके गणित और आपके पर्यावरण अध्ययन, ये सभी टोटल करेंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं इस पेपर के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सीडीपी से ही स्टार्ट कर लेंगे। जैसा पेपर में आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, तो इसमें आप देख लीजिएगा सीडीपी के 30 क्वेश्चन, भाषा से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट से ग्रामर पूछी जाती है, बाकी 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। उसके बाद सामान्य अध्ययन है, और उसके बाद गणित है, और आपका ईवीएस। इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम सीडीपी यानी जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है आपसे कि निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, जैसे कि प्याजे है, वाइगोस्की है, फ्राइड है या बांडुरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्याजे। वैसे देखा जाए जो आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो आपकी दी है, आपने पढ़ा होगा लॉरेंस कोहलबर्ग, जिसमें आप उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजें बताई थी। तो निश्चित तौर से ये उन्हीं का सिद्धांत था, लेकिन आप जब थ्योरी पढ़ते हो, जीन प्याजे को ध्यान से पढ़ेंगे उसकी थ्योरी को, तो उसमें शुरुआत में जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो आपके जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था। कोई मॉरल जजमेंट के नाम से इनकी एक बुक थी, उसमें इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद हो सकता है उसके बाद जो जीन प्याजे की बात है, आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन किया था। ठीक है, तो निश्चित तौर से पहला देखा जाए तो फिर जीन प्याजे होगा, बाकी ऑप्शन इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग था नहीं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। बाकी देखा जाए तो जीन प्याजे ने भी नैतिक विकास के बारे में बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है, और आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, यानी ये किस ऑप्शन से संबंधित है। अगर आप जीन प्याजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी जिसे बोलते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, अगर उसे पढ़ते हैं आप, तो निश्चित तौर से आप ये देखते हैं उसके सिद्धांत में 4 अवस्थाएं आती हैं। पहले नंबर की आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे आप संवेगात्मक कामक अवस्था बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज जो पहली अवस्था थी, उसी के अंतर्गत जो सेंसरी मोटर स्टेज जो अवस्था थी पहली, तो उसके अंदर बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होता है, तो उसको 6 स्टेज में बांटा गया है, यानी 6 उप स्टेज बोल सकते हैं उसे। तो निश्चित तौर से उप अवस्थाएं बोल सकते हैं। तो उनके 6 जो स्टेजें बताई हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 तक, तो निश्चित तौर से ये उसी में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये पहले ऑप्शन से संबंधित हो जाएंगे, यानी सेंसरी मोटर स्टेज से। बाकी 6 अवस्थाएं आप उप अवस्था को पढ़ सकते हैं। जब संवेदी कामक अवस्था पढ़ोगे तो थ्योरी की जो भी बुक है आपके पास, निश्चित तौर से आप वहाँ पे देखेंगे तो ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में, विकास के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सही नहीं है, वो बताना है। पहला ऑप्शन है विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो निश्चित तौर से ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, तो ये बात सही है। यह एक आयामी होता है, ये कथन गलत है, क्योंकि एक आयामी नहीं होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी बहुआयामी बोल सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। जो हमें यही पूछा था कि कौन सा विकास का सिद्धांत इसमें से नहीं है, या उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बाकी तीसरा ऑप्शन दे रखा था ये संचयी प्रवृत्ति होती है, ये बात सही है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग पाई जाती हैं। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि उत्क्रमणीयता योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है। ये जीन प्याजे से फिर से पूछा है। देखा जाए तो जीन प्याजे से संबंधित ये चौथा क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, रिवर्सिबिलिटी जो गुण होता है, यानी एबिलिटी होती है, ये जीन प्याजे की तीसरी अवस्था में होता है। तो आपको जीन प्याजे की 4 अवस्थाओं के नाम ध्यान रखने होंगे। जैसे पहली अवस्था है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, दूसरी अवस्था है वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, तीसरी अवस्था आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, चौथी होती है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है। इनकी उम्रें भी याद रख लेना, क्योंकि वो भी परीक्षा पूछी जाती है। लेकिन हमें तो केवल ये बताना है कि रिवर्सिबिलिटी का जो एबिलिटी है वो किस अवस्था में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र मानी जाती है 7 से 11। रही बात रिवर्सिबिलिटी का, मतलब यह है बच्चा दोनों साइडों से सोच सकता हो, ऐसी एबिलिटी की बात की जाती है। जैसे कि बच्चे से कहा जाए कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा।
अगर 100 पैसे होते हैं तो निश्चित तौर से बच्चा समझ सकता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर बच्चे से यही द्वारा पूछा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपए बनेंगे, तो निश्चित तौर से अगर वो ये कह दे कि 1 रुपया बनेगा, तो इसका मतलब वो है कि उस बच्चे में ऐसी एबिलिटी है कि वो रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर है या समझ उसके अंदर विकसित हो चुकी है। तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यही होता है रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा है कि निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसने दी थी। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखिए, जैसे कि थॉर्नडाइक, पावलर, स्किनर, वर्दीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। यानी इस सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यानी जब आप वर्दीमर की बात करते हैं तो आपने गेस्टल्टवादी पढ़े होंगे, तो उनमें 3 मनोवैज्ञानिक के नाम आते हैं, कोप्पा और मैक्स वर्दीमर और एक और आता है मैक्स वर्दीमर, कोप्पा और एक मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जब ध्यान आएगा तो बता दूँगा। 3 के नाम आते हैं, मैक्स वर्दीमर, कोप्पा और एक और कौन सा है, चलो ध्यान आएगा तब देख लेंगे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तीनों के नाम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो निश्चित तौर से जब भी आप चाहे तो साइकोलॉजी की बात कर लें या आप जो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लें, ये सभी चीज़ें विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोजकर्ता प्रतिपादक कौन थे। तो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे, इसमें एकमात्र है विलियम वुंट, जिन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में ये स्थापना की थी। और निश्चित तौर से विलियम वुंट के से हुआ करते टीचनर, इन्होंने एक आत्मकथा विधि दी थी। तो आप पुराने पेपर जब एचटेट के देखोगे तो वहाँ पर निश्चित तौर से ये भी मिलता है कि सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन जीन प्याजी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे कि मूल सक्रियात्मक अवस्था भी हमने पढ़ी थी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था भी हमने पढ़ी थी और एक संवेदीगामक अवस्था भी पढ़ी थी। इसके साथ हमने एक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी पढ़ी थी, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब फिर राइट आंसर हमारा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो गुप्तावस्था है ना, ये आप जब सिगमंड फ्रायड पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने सिद्धांतों में बताया है कि बच्चों का विकास होता है। तो उस आधार पर उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी, तो उसमें से ये 4 नंबर की अवस्था है जिसे लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। काल्पनिक दर्शक या श्रोता किस अवस्था से संबंधित है। आप ऐसे कह सकते हैं, जो भी इमेजिनरी ऑडियंस की बात की जाती है, यानी पूरी कल्पना मन में करते रहते हैं, निश्चित तौर से ये सभी विचार आते हैं आपकी किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 10वां है। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है और यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है। जब आप जीन प्याजी के सिद्धांत को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक एनिनिज्म शब्द आता है, उसका मतलब होता है यानी आप ऐसे कह सकते हैं निर्जीव वस्तुओं में वो सजीव गुण देखता है, ऐसे कह सकते हैं। तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे चांद हंस रहा है, यानी चांद तो निर्जीव है लेकिन हंस रहा है, इसका मतलब यह है कि वो निर्जीव चीज़ों को सजीव में समझ रहा है। तो निश्चित तौर से ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। यानी आपकी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है ये स्किनर की, तो इसमें बता रहे हैं कौन सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे नकारात्मक पुनर्वलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, तो निश्चित तौर से ये बात सही हो सकती है क्या, तो हम कहेंगे ये सही होगी, ठीक है। ये बात सही है कि जैसे कि नकारात्मक पुनर्वलन होता है तो वो आगे वांछनीय जो व्यवहार है ना उसे बढ़ाता है। इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे ये कह रहा है एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है, तो ये गलत है। दंड एक सकारात्मक पुनर्वलन है, सकारात्मक नहीं होता, ये नकारात्मक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है कि नकारात्मक पुनर्वलन अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, जबकि हमने अभी पहला ऑप्शन पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था नकारात्मक पुनर्वलन है वो वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, तो अवांछनीय नहीं बढ़ाता, ये भी गलत। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। ये कह रहा है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे इंग्लिश में देखिए यहाँ पर ये कह रहा है चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं CAT। तो ये दिया था आपके, आप कह सकते हैं
इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो लियोपोल्ड बेलक का नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लियोपोल्ड बेलक ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन है ये भी संबंधित आपके व्यक्तित्व से ही है, लेकिन इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था, ये संबंधित पूछा है। तो जो भी आपकी अचीवमेंट मोटिवेशन होता है उसकी थ्योरी दी थी आपकी मैकलेंड ने, शायद 1961 में दी थी। इनके सहयोगी हुआ करते एडकिंस होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत सारी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो भी ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो उपलब्धि अभिप्रेरणा थ्योरी है वो आपकी मैकलेंड के संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है, यानी आप कह सकते हैं जो चेनिंग है ना ये किससे संबंधित है ये बताना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पूछा था कि श्रृंखलन संप्रत्यय यानी जो कॉन्सेप्ट है श्रृंखलन वाला ये किस आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हम बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम श्रृंखलन यानी चेनिंग की बात करें तो निश्चित तौर से वहाँ पर नाम आता है स्किनर का, तो जिनकी ऑपरेट कंडीशन थ्योरी है ना उन्हीं से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बाकी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये कुत्ते की लार पर प्रयोग किए गए थे आपके पावलर के द्वारा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये अल्बर्ट पांडुरा का है, और प्रयास एवं त्रुटि ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। बाकी मैंने आपको बताई थी ये सिद्धांत किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है बुद्धि का त्रयायामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आप एक चीज़ देख रहे होंगे इन क्वेश्चनों में ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ज़्यादातर, यानी आपको टॉपिक के जो भी हेडिंग दे रखी होती है निश्चित तौर से उसके अंदर जब थ्योरी पढ़ते हैं आप जो भी कंटेंट से संबंधित निश्चित तौर से वहाँ पे जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वही इसमें पूछे गए हैं। तो बुद्धि का त्रयायामी सिद्धांत किसने दिया है, तो ये गिलफोर्ड ने दिया है। जब भी आप त्रयायामों की बात करते हैं तो ये गिलफोर्ड से संबंधित है। और ठीक है, तो बाकी थॉर्नडाइक स्पीरमैन थर्स्टर ये भी संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत में ही, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आते हैं हम उसी हिसाब से करेंगे। तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको एक पुनर्वर्ण की अनुसूची नहीं है वो चूज करना है। जैसे मतलब इसका ये है कि जब आप स्किनर को पढ़ते हैं ना तो पुनर्वर्ण की बात वही करते हैं मोस्टली। तो निश्चित तौर से उसमें कुछ वर्ण दे रखे ऐसे कह सकते हैं कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके फिर शब्दों के संबंधित कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो ये उन्हीं से संबंधित पूछा है। तो इसमें पूछा है कौन सी अनुसूची नहीं है, जैसे चर अनुपात, वेरिएबल रेशो ये इसकी बात की है, और आपकी अभिप्रेरणा की बात नहीं की है उन्होंने, यानी जो मोटिवेशनल है इसकी बात नहीं की है। बाकी स्थिर अनुपात की बात की है, स्थिर अंतराल की बात की है, स्थिर अनुपात यानी चर अनुपात, स्थिर अंतराल और स्थिर अनुपात इनकी बात की है, लेकिन अभिप्रेरणा की बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। और वैसे देखा जाए ये पुनर्वलन की अनुसूची का मतलब ये भी है जैसे कि किसको किस प्रकार से आप पुनर्वलन दे सकते हो, यानी स्थिर अंतराल यानी कोई एक समय की बात, या स्थिर अनुपात यानी किसी काम का कितनी मात्रा में हो जाता है उसके बाद। चर अनुपात का मतलब ये है वेरिएबल है, चेंजिंग होता रहता है, जब चाहो तब दे दो। बाकी अभिप्रेरणा में ऐसा नहीं होता है, यही पूछा था कौन सी अनुसूची नहीं है, तो फिर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नंबर आपका नेक्स्ट है 17वें नंबर क्या है, हाँ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये गेस्टाल्टवादियों के द्वारा, जिनमें आपके कोप्पा, मैक्स पर्दिमर ये नाम आते हैं, और एक और आता है वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन गेस्टाल्टवादी से संबंधित है इनसाइट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जब आप है वह संवेग किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, यानी जो भय लगता है आपको, जो आपको डर लगता है तो वो किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो भय जब भी होगा निश्चित तौर से आप पलायन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। जब आप मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो हम एक विलियम मैकडूगल पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर से उन्होंने 16 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, तो उन्हीं से पूछा है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको तो ये बताइए कि IQ बराबर क्या होता है, यानी बुद्धि लब्धि बराबर। यहाँ पे दे रखा है ना बुद्धि लब्धि, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो शॉर्ट ही दे रखा है, लेकिन इंटेलिजेंस क्वाटियंस बोलते हैं इसे, यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA/CA और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो यही होता है। तो इसमें देख लीजिए MA/CA किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्रॉन फैन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है, या निश्चित तौर से आप है जब इसी सिद्धांत की बात करते हैं किसकी, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत की, जिसे बायो इकोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं। तो इसमें बताइए कि रूल और लॉ
वो किस तंत्र में आते हैं, जैसे कि माइक्रो में आएंगे, मीजो में आएंगे, बृहत में आएंगे, समय में आएंगे। तो इसमें देखा जाए तो ये जब हम नियम और कानून की बात करते हैं तो ये संबंधित होते हैं आपके बृहद तंत्र से, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। और ये एनसीईआरटी 11th क्लास में दे रखा है। जब आप इस चैप्टर को देखेंगे निश्चित तौर से ब्राउन फैन ब्रेनर का सिद्धांत इकोलॉजी है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो ये सभी की विशेषताएं, जैसे कि माता पिता इसमें माइक्रो सिस्टम में आएंगे, और जो स्कूल वगैरह है, स्कूल टीचर वगैरह वो मीजो में आ जाएंगे, घर परिवार है वो सूच में आ जाएगा, बृहद हो गया, नियम कानून ये इसमें आ जाएंगे, बाकी कोई घटना घटित हो जाती है एक्सीडेंट वगैरह फिर वो क्रोनों में आ जाएंगे। तो ये सभी विशेषताएं उसमें दे रखी हैं। डिसकैलकुलिया एक प्रकार का क्या है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी अधिगम अक्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए डिसकैलकुलिया का मतलब होता है ऐसे बोल सकते हैं गणना संबंधित त्रुटि होना आपके अंदर, या उससे संबंधित कोई अक्षमता पाई जाए, यानी लर्निंग संबंधित अक्षमता होती है और वो हो जाए आपके कैलकुलेशन से संबंधित। तो निश्चित तौर से डिसकैलकुलिया उसी के लिए वर्ण यूज किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जाना था ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये अधिगम अक्षमता होती है एक तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। तो सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते तो हम उसके लिए जैसे टॉफी कर सकते हैं, बिस्कुट कर सकते हैं, सॉरी बिस्किट दे रखा है या बिस्कुट बोल सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, लेकिन कड़वी दवा नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। ये निरीक्षणात्मक को मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग बोलते हैं। ये जब आप सही है, अल्बर्ट बांडुरा पढ़ेंगे तो उसका एक सिद्धांत था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो उनकी सिद्धांत में 4 स्टेप की बात कही गई है। ठीक है, तो चारों जो स्टेप है उनमें से एक स्टेप इसमें दे रखा है, तो वो दे रखा है इसमें से कौन सा दे रखा है, रिटेंशन संग्रहण दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। यानी इसमें देखा जाए तो आपने थ्योरी पढ़ी है ना, तो निश्चित तौर से आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब आप ये सोचे कि सीटेट के आधार पर करते हैं तो सीटेट में तो व्यवहारिकता ही क्वेश्चन बनते ज़्यादातर है, फैक्चुअल तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड बोलते हैं, तो ये संबंधित है। तो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे इन्होंने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात की है, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को 5 स्टेजों में बांटा है। और जब भी स्टेजों की बात आएगी इस क्वेश्चन में तो निश्चित तौर से हम बात करेंगे। बाकी मैं औरों के नाम बताऊं, जैसे सामाजिक विकास सिद्धांत है ये आपके बांडुरा का है, ये आपके सिगमंड फ्रायड का है, ये जीन पियाजे का है, और नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का भी है और जीन पियाजे का है। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि से पूछा है कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी में आएगी। तो निश्चित तौर से 90 से जब भी आप 110 की बात करते हैं तो ये आपकी एक एवरेज है, यानी औसत बुद्धि के बालक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है, यानी जो देख नहीं सकते उन बालकों के लिए निरीक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। तो इनमें से क्या की जाएगी, तो हम कहेंगे टेलर प्रमेय है ना, ये गणित में यूज किया जाता है, तो ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए ये कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोबोडॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। जैसे कि इसमें आपसे ये पूछा है केवल जो बोबोडॉल है ये आपका एक प्रयोग किया गया था, हमने अब क्वेश्चन भी कर लिए है कि अल्बर्ट बांडुरा का नाम सुना होगा, उन्होंने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो उसमें इन्होंने बात की है, किसकी बात की है, जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं तो सिंपल सा है, इसमें दे रखा है सामाजिक अधिगम, क्योंकि ऑप्शन कोई और नहीं लग रहा है जिसे हम लगा सके। जैसे कि अब बात करें इनसाइट की, ये तो आपके गेस्टलवादी से संबंधित है। गुप्त अधिगम ये टोलमैन से संबंधित है। और प्लेस लर्निंग ये मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन शायद कोट लेवन से संबंधित हो सकती है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्थान अधिगम है ये कोट लेवन से संबंधित हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बुद्धि के जब प्रकार पढ़ेंगे ना तो उसमें स्थान बुद्धि पाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्पाइशियल बुद्धि। तो वो जैसे कि एरोप्लेन के जो ऑपरेटर होते हैं उनमें होती है, तो ये अधिगम है, बुद्धि नहीं पूछी है। तो निश्चित तौर से ये कोट लेवन से संबंधित हो सकती है, और अगर मैं गलत हूँ तो निश्चित तौर से आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सामाजिक अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 28वां, कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। अभी हमने बात की थी लॉरेंस कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने ही दिया था
नैतिक विकास सिद्धांत। तो नैतिक विकास सिद्धांत को उन्होंने 3 लेवलों में बांटा था। 3 लेवल कौन कौन से थे, उनमें भी प्रत्येक लेवल की 2-2 अवस्थाएं थी। ये गहराई के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, निश्चित तौर से यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो हम जो पूछा है उसी के अनुसार आंसर लगाएंगे। पहली अवस्था होती है या पहला लेवल होता है, उसे बोलते हैं पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। इसकी फिर 2 अवस्थाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार रूढ़िवादी कन्वेंशनल दूसरी होती है, इसकी भी 2 अवस्थाएं हो जाएंगी। फिर होती है लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल, इसकी भी 2 अवस्थाएं, यानी लेवल 3 और 6 स्टेज होती है। लेकिन हमें पूछा है अगर दंड से बचने हेतु नैतिकता विकास हेतु कौन सा है, तो वो पूर्व रूढ़िवादी अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये सैमुअल क्रिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये अन्य परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को आप क्या कहेंगे सिगमंड फ्राइड के अनुसार। जब आप सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ते हैं, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, तो उन्होंने अपने इस बच्चों के व्यवहार को लेकर कह सकते हैं उसके जो मनोलैंगिक विकास होते हैं उसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांतों को 5 भागों में बांटा है या 5 अवस्थाओं में, जिसमें से पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है फैलिक स्टेज, ठीक है, जिसकी उम्र होती है 4 से 6। इसमें इन अवस्थाओं फैलिक अवस्था में ही बात की जाती है। एक तो ऑडिपस ग्लैंड्स यानी ऑडिपस ग्रंथि की, एक की जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि। यानी यहाँ पे पूछा है एक बालक उसकी माता के प्रति आकर्षण है, बालक का माता के प्रति यानी ऑडिपस ग्रंथि। क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वो 30 नंबर था और इसे डिस्कस भी कर लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं बता पाए थे, तो निश्चित तौर से आज देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा था। जब आप सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक सिद्धांत है उसे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, अगर बालक है इसे इंग्लिश में हम बॉय कहते हैं, तो बॉय से याद रख सकते हैं। अगर इसकी माता के प्रति अट्रैक्शन है तो उसे ओडिपस कहेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर ये बालक की जब अगर गर्ल होती और उसका अट्रैक्शन अगर उसके पिता के प्रति होता तब उसे हम इलेक्ट्रा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रा ग्लैंड्स। ये सभी चीज़ें संबंधित होती हैं। जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक सिद्धांत, उसके अंदर 5 स्टेजों में इन्होंने डिवाइड कर रखा था, जिनमें से 3 नंबर की एक स्टेज थी जिसका इंग्लिश में नाम बता देते हैं, उसे कहते हैं फैलिक स्टेज, यानी फैलिक स्टेज, जिसकी उम्र बताई थी इन्होंने फैलिक स्टेज, इसकी उम्र बताई थी 4 से 6 वर्ष। और निश्चित तौर से वहीं पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि और आपकी ओडिपस ग्लैंड्स यानी ग्रंथि। तो निश्चित तौर से यहाँ पे समझे होंगे, बालक से याद रखना है, बालक को बॉय कहते हैं तो ओडिपस ग्लैंड्स हो जाएगी। और बॉय का अट्रैक्शन माता के प्रति होता है, यानी विपरीत लिंग का अट्रैक्शन होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर गर्ल की बात की जाए यानी जो बालिका या गर्ल की बात की जाए तो उसका अट्रैक्शन उसके पिताजी के यानी पिता के कह सकते हैं अट्रैक्शन होगा, तो निश्चित तौर से उसे हम इलेक्ट्रा ग्लैंड्स कहेंगे। इस प्रकार इन्होंने वर्णन किया था। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंपलसरी होते हैं करने के लिए। तो देख लेते हैं ग्रामर से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। इसमें से पूछा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, व्यवहार होता है वो अच्छा व्यवहार होता है, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये एकमात्र पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है, चाहे वो आशा हो, सुंदरता हो या मनोहारिणी हो। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे शब्द युग्म पूछा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शब्द युग्म में ये पूछा है कि जो अम्बुज और अम्बुद, इन दोनों को आपको अर्थ बताना है, अर्थ भेद क्या होगा। जैसे हम अम्बुज को क्या कहते हैं, हम अम्बुज को कमल कहते हैं, तो ये तो इसका अर्थ हो जाएगा अम्बुद यानी बादल होते हैं। तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर पर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो देख पा रहे होंगे, 33 नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार पूछा है कि बाघ में शब्द में कौन सी संधि है। आपको संधि चूज करनी है, देखने से ही बन रहा है इसमें कौन सी है संधि, आपकी हो जाएगी इसमें व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वार्तन की दृष्टि से इसमें से सही शब्द चूज करना है, यानी बिल्कुल आपको हिंदी में सही लिखा जाता है उस प्रकार पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें से सही है। तो आप देखेंगे इसमें से जैसे सौहार्द्र होता है, इसके ऊपर र छड़ा होता है, अतिशयोक्ति होता है, ये भी गलत है। इसे तदोपरांत नहीं बोलते, इसे तदोपरांत बोलते हैं, ये भी गलत है। लेकिन आजीविका है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो आपका
ये पूछा है। इसमें से बताना है पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो इसमें से पर्टिकुलर आपको क्रिया बतानी है, जैसे कि इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो हम कहेंगे इसमें से होगी आपकी पिताजी है और बहुत देर से टहल रहे हैं। तो इसमें होगी अकर्मक क्रिया होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। इसमें से अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। तुम, सीता और मैं आज खेलेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है किस शब्द में आपको उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, उस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसमें तो वी उपसर्ग जुड़ा है, इसमें सु जुड़ा है, ठीक है, इसमें आपका कह सकते हैं को उपसर्ग जुड़ा है, लेकिन कुलीन में कोई भी कह सकते हैं ये शब्द ही होता है प्रॉपर, तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 3 सही होगा। ठीक है, बाकी में सभी में उपसर्ग जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी आपको इसमें से जिसमें से आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें से ओष्ठ की ध्वनि इनमें से किससे संबंधित नहीं है, तो ये आप इसे न की प्रोनाउंसिएशन निकलती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। यानी नासिक वर्ण होते हैं, यानी जो नाक के स्वरों के साथ बोला जाता है निश्चित तौर से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं, तो जंगल की अग्नि को हम कहेंगे दावाग्नि, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना है प्रत्यय पीछे की तरफ लगता है, तो इसमें इमा लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है वज्र दे शब्द में कौन सा समास होगा। देखने से ही बन रहा है, इसमें कर्मधारय समास होगा, इसमें उपमान उपमेय की बात करी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है आपको अरे जरा इधर तो आओ या आ, यानी इस प्रकार का ये सेंटेंस है। इसमें अव्यय शब्द बताना है, इसमें से कौन सा होगा, यानी एक प्रकार बताना है अव्यय का। तो निश्चित तौर से हम अगर इसमें देखें तो इसमें विस्मयादिबोधक है, क्योंकि इसमें आप चिन्ह देखिएगा, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें बताना है के लिए और को किस कारक चिन्ह के लिए होते हैं। ये को या के लिए, ये संपादन के लिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है क्या होगा, तो हम इसे कवियत्री बोलते हैं, कवियत्री, तो ऑप्शन नंबर पर इसका कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि तद्भव शब्द नहीं है, तो निश्चित तौर से वो तत्सम होगा, और इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो वो हो जाएगा पुत्र। बाकी ये सूरज हुआ, आग हुई, चितेरा हुआ, ये सभी तद्भव शब्द थे। तो ये इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन किसके थे, आपके हिंदी कंपलसरी थे। इसके बाद है आपकी लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश लेते हैं वो है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या राइट आंसर हो सकते हैं। आपको अब सिनोनिम्स का जो सिनोनिम बतानी है, वो हिट का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी पर्यायवाची बताना है, तो हम कहेंगे इसका होगा डिसलाइक। ठीक है, हिट माने नफरत करना होता है, तो उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा डिसलाइक, यानी नापसंद करना भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें करेक्ट प्रपोजिशन बनना है, जैसे द बॉय फेल, फिल इन द ब्लैंक्स, द फेल, फिल इन द ब्लैंक्स 10 o'clock। इसमें क्या आएगा, जैसे कि ऑप्शन भी दे रखे हैं ये वाले, तो हम निश्चित तौर से जानते हैं जब भी क्लॉक की बात आती है तो हम उसके लिए प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम मोस्टली एट यूज करते हैं। तो इन एट को 2 ऑप्शनों में यूज किया गया है। ये कह रहा है द बॉय फेल, यानी वो गिरा, अब कह सकते हैं इनटू द वेल, यानी कुएं में गिरा है, यानी इनटू उन्हीं के लिए होता है जो किसी के अंदर की बात हो। निश्चित तौर से वो कुएं में गिरा, कब गिरा था, 10 o'clock, तो ऑप्शन नंबर फिर इसका हम 2 पर जाएंगे, तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर फिर आप देखेंगे तो 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि जो भी अंडरलाइन की हुई है इसमें, तो आप है इसमें, यानी जो हरीश है वो हिमसेल्फ रोट द प्योर द अंडरलाइन वर्ड्स आर, यानी जो जिस पर ये अंडरलाइन की हुई है, तो ये बताना है हिमसेल्फ क्या है यहाँ पे। जैसे कि
हिमसेल्फ और हरीश दोनों के बारे में ही बताना है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी वो यानी सॉरी ऑप्शन भी इसी प्रकार बनाए हैं। तो हरीश तो इसमें नाउन हो जाएगा, तो सभी ऑप्शनों में है। अब हिमसेल्फ आता है, वैसे देखा जाए हिमसेल्फ मानने होता है, या हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, मतलब उससे संबंधित होता है। तो हरीश से ही संबंधित बात की जा रही है, तो निश्चित तौर से ये उसका प्रपोजिशन कहेंगे, तो ये हम एक तरह से प्रोनाउन कहेंगे इसे, यानी हिमसेल्फ है एक तरह से प्रोनाउन यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है फार यानी दूर के लिए। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री में इसे चेंज करेंगे, इसका पहले फार फिर फर्दर फिर फारदेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, इसमें आपको बताना है कि द यंग वन ऑफ ए वियर इज, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कब, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से आपको वर्ब फिल करनी है, कौन सा सही होगा। अब जैसे कि ये सेंटेंस दे रखा है, वॉट फिल इन द ब्लैंक्स, यू फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस नीफ यस्टरडे, तो इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी वॉट डिड यू डू विद दिस नाइफ यस्टरडे, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 52 नंबर है, द मिल्क हैज टर्न सोर, द अंडरलाइन वर्ड इज, यानी आपको ये बताना है, तो सोर माने वैसे एक तरह से खट्टापन होता है, यानी छार कह सकते हैं एक तरह से, तो ये आपको अंडरलाइन किया हुआ, तो ये क्या है, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। तो निश्चित तौर से आप जानते होंगे ये एक विशेषता बता रहा है, तो निश्चित तौर से एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें कूल का आपको विलोम बताना है, यानी एंटोनमी माने विलोम होता है, तो निश्चित तौर से जो कूल है यानी ठंडा है, तो इसका फिर होगा क्या, अगर इसका हम विपरीत अर्थ निकालें तो वो होगा हॉट, गर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सा सही होगा। अगर ध्यान से देखें तो हम कहेंगे इसमें से बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो स्पेलिंग सही थी। इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है, क्या इसमें से इनकरेक्ट है, जैसे कि ये सेंटेंस दे रखा है, तो हम कहेंगे इसमें से जो एक क्वाइट है या ये क्विट बोलते हैं, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो इनकरेक्ट है, बाकी सभी सेंटेंस सही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56वां, जी कह रहा है कि अमर्त्य सेन गुप्ता इज NRI, तो NRI है, तो हम जानते हैं NRI, तो इस प्रकार प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसमें एन का उपयोग हुआ है, यानी आर्टिकल पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग स्वीट हेयर इज, यानी आपको बताना है कि वह उसने अच्छा गाना गाया था, यानी स्वीट मधुर गाया था सॉन्ग, तो स्वीट क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे यहाँ पे स्वीट फिर हो जाएगी आपकी एडजेक्टिव, यानी एक विशेषता बता रहा है, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। इसमें आपको वन वर्ड बताना, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिनके माता पिता मर जाते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, तो जिनके भी माता पिता मर जाते हैं उसे हम ऑर्फन्स बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको, इसमें जैसे कि आप सिंस और फोर का यूज जानते होंगे, तो वही पूछा है, तो निश्चित तौर से यहाँ पे हम देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जॉन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 1942, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपको मैच करना है इसमें से, और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी मिलान करके, तो निश्चित तौर से आपको एक आध मालूम होगा इनमें से, तो निश्चित तौर से आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें एस का हो जाएगा, मिलान करेंगे तो ब्रे, इसके अलावा अगर डक की बात करेंगे तो ये क्वेक हो जाएगा, फ्लाई की बात करेंगे तो निश्चित तौर से ये आपकी बुझ से संबंधित हो जाएगा, बाकी बी की बात करेंगे तो वो हमसे ही हो जाएगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये इंग्लिश के 15 क्वेश्चन किए थे जो ग्रामर से संबंधित थे। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके मैथ से संबंधित है, तो आप देख लीजिएगा। मैथ से संबंधित इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। ये मैथ क्या, जो आपकी जनरल सामान्य ज्ञान आता है ना, इसमें देखो मात्रात्मक क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथ के, कुछ रीजनिंग के होंगे, कुछ हरियाणा जी के और उसकी करंट से भी संबंधित होंगे। तो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी अंडर रूट के अंदर हो और वो इनफिनिटिव कोई संख्या हो, प्लस में हो, तो इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जो इसके एक तरह से गुणनखंड हो जाए। जैसे 2 × 3 होता है ना 6, तो इसमें से जो बड़ी संख्या होती है ना, बड़ी, उसे लिखा जाता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर फिर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फिर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। आप देख लीजिए, 4,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि दर है वो 5% है और समय दे रखा है 2 वर्ष। देखो, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर होता है। अगर आप डायरेक्टली जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा R/100 और का वर्ग, ये होता है। अब इस सेंटेंस में जैसे दे रखा है वैसे रख दीजिएगा। अंतर हमें मालूम नहीं, हम x मान लेते हैं। मूलधन यहाँ पे दे रखा है 4,000 रुपये दोनों के लिए, तो 4,000 हो गया। अब इसमें परसेंट कितना दे रखा है यानी दर, तो वो दे रखी है आपकी 5 और बट्टी में हमने रख दिया था समय 2 वर्ष के लिए, ये सूत्र होता है, तो हमने वर्क कर दिया। अब इसे देख लीजिए करके, जैसे ही आप इसे सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ 4,000 गुणा, अगर 5 का वर्क करेंगे तो 25 होगा और 100 का वर्क करेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 1 बचेगी, यानी इसे हम 5 से काट लेते हैं, 25 और इसे 5 से काटेंगे 2 बार, तो इसे 2 से 4 को काटेंगे हम 2 बार, तो 5 दूनी 10, यानी ऊपर 1 तो 2 बची, 1 5 बची। तो हम कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना आया? 10 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये फॉर्मूला है जो मैंने बताया, डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं। एक 3 वर्ष का भी होता है, तो अब 2 का पूछा है, तो अगला आएगा तो हम और भी देख लेंगे। ये कह रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? अब इसे देखो, अपने तरीके से कर सकते हैं आप। ये कह रहा है कि 12 वस्तुएं, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यही तो सेंटेंस कह रहा है, यही मैंने बना दिया है। इसका मतलब होता है कि SP हो जाएगा 15 और जो आपका CP है वो हो जाएगा 12। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? CP हो गया था हमारा कितना, 12, और आपका SP हो गया था कितना, 15। अब इनमें देख लीजिए, ये आपको क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो इनमें अंतर देखेंगे तो 3 का आ रहा है, और 3 का अंतर मतलब लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य पर, तो 12 रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, परसेंट में निकालेंगे तो 3 से ये 4 बार और 4 से 100 25 बार, तो 25% का टोटल उसे लाभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है कि यदि 80 का 30% अपॉन x बराबर 24 है, तो सिंपल है। इसे 80 का अगर आप 30% करते हैं तो ये बट्टे में 100 रख लीजिएगा, फिर जैसे दे रखा है नीचे x है बराबर में 24 है। आप एक काम कीजिएगा, जिन 2 जीरो से इन दोनों को काटिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 38 24 होता है, ठीक है, तो 24 बराबर में ये भी 24 है, बट्टी में यहाँ पे x थी, तो 24 से 24 कट जाएगी, बाकी x बराबर 1 आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये है, आपको एक सरल कीजिएगा किसके बराबर है। जब आप इसे सरल करने का मतलब ये है, इसमें जैसे भी पहले आप कोष्टक को इसे खोलिएगा। जैसे कि इसे खोलने का तरीका ये है कि आप एक काम कीजिएगा, इसमें आप डायरेक्टली 4 में से 3 का भाग ऐसे नहीं दे सकते, पहले आपको भाग देना होगा, फिर उसके बाद प्लस कीजिएगा, फिर यहाँ पे भाग आ जाएगा। या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरीका होता है जब आप घातांकीकरण पढ़ते हैं, जैसे 2 + 2 दे रखा है, मैं बता रहा हूँ कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो भाग का चिन्ह इसे गुणा में चेंज करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाती है। आप इस प्रकार इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही करते करते उल्टी साइड आपको कोष्टक खोलते हुए आने हैं, लास्ट में फिर 2 बचेगी। तो ये आप जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 11/15। तो आप कर लीजिएगा, मैंने बताया है, सिंपल ही है, हो जाएगा। इसमें से असंगत बताना है, जैसे लेख, कहानी, कविता, उपन्यास। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, जो प्योम यानी जो कविता होती है वो अलग डिफरेंट है इसमें, और बाकी सभी लेख, कहानी, उपन्यास ये सभी गद्य से ही संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी। इनका क्वेश्चन का तरीका निकालने का ये है कि आप एक काम कीजिएगा। अब मान लीजिए एक कस्बे की जनसंख्या x है और उसमें
हर वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। करने का तरीका है आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो उसने 2 वर्ष दे रखी, 2 वर्ष लिख दिया। इसे बराबर में कर दीजिए 4410। जब आप 4410 कर देंगे, जब इसे आप काटेंगे, जैसे इसे काट लीजिएगा 5 से 21 बार, इसे 20 बार, और इसे 21 बार, इसे 20 बार। फिर बाकी अगर आपको लगता है 21 से 41 या 7 से जैसे भी कटती है, काट के जब आप इसका टोटल मान निकालेंगे, जब आप काट कूट के सभी एक्स का जो मान निकल के आएगा वो आपका 4000 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा। या आप और कोई तरीका आता है तो उससे भी कर सकते हैं। अब इसमें बताना है जैसे कि ये कोई श्रृंखला दे रखी है और ये वर्णमाला की है, यानी जो आपकी ABCD की वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको देखना होगा कि कौन से किससे कितना अंतर है, उसी हिसाब से अगला स्टेप आएगा। तो वो आएगा आपका अगला स्टेप QZK। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से आपको अगली संख्या बतानी है। ये एक श्रेणी क्रम का क्वेश्चन होता है, तो निश्चित तौर से ये सीरीज का क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, 2 से 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। ये कह रहा है P है वो Q से लंबा है। आप इसे खुद से ही कर लें, मैं राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। आप खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है रीजनिंग की तो निश्चित तौर से। अब इसे करेंगे कैसे? ये कह रहा है P है वो Q से लंबा है, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। R है P से छोटा है, R है वो P से छोटा है, इसे बीच में रख दीजिए। S है T से लंबा है, S है वो T से लंबा है, हमें नहीं पता है, लेकिन S है वो T से लंबा है। इस इधर की साइड लग लीजिए, क्योंकि इनसे से किसी से रिलेशन नहीं है इसका। फिर कह रहा है जो S है ना वो T से तो लंबा है, लेकिन किससे छोटा है? Q से। तो निश्चित तौर से Q से छोटा है, तो यही क्रम होगा। अब इसमें पूछा इनमें से सबसे लंबा कौन है? वो P होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्ग के चारों ओर फेसिंग करने के क्रम में 36 खंभों की स्थाई किया गया है, और यदि 2 क्रमागत खंभों के मध्य की दूरी 6 मीटर है तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर फिर है 2916 वर्ग मीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडर रूट में आपको 2n बराबर 64 है, तो इसका मान कितना आएगा? तो आप इसे सॉल्यूशन करेंगे ना, तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर है 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप इसे अंडर रूट को हटाइए, तो डायरेक्टली ये 64 है वो 64 गुना 64 हो जाएगी। आप देख लीजिए 2 की घात कितनी होती है? 6, और ये भी 2 की घात 6। तो हमने किसके बराबर कर रहे थे? 2n, यानी 1 सेकंड। हमने क्या किया, मैं डायरेक्टली बता रहा था कि इस अंडर रूट को हटाइए, और इधर की साइड अंडर रूट लगाने की अपेक्षा ये है कि 64 गुना 64 हो जाती है संख्या, तो 2n बराबर हो जाएगी। अब इस 64 गुना 64 को आप कैसे लिख सकते हैं? हम इसे 2 की पावर लिखेंगे 6 और 2 की पावर 6। क्यों? कि 2 को 6 बार लिखेंगे तो 64 ही आएगा, और इसको भी 64 को इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो ये 2n बराबर हो जाएगी। तब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं? घातांकी गणना करने में होता है, अगर किसी के आधार समान हो, अगर किसी के आधार समान है, जो घातें होती है ना वो जुड़ जाती है, तो n बराबर 6 + 6 बराबर n बराबर फिर 12 आ जाएगा। इस प्रकार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये भी एक आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ठीक है? तो आप खुद से भी कर लेना। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अब इसमें से सीरीज का ये अगला पद बताना है, तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि आप चाहे मगर गुणा भाग जो भी करना है उसका मान 9 है, इसी प्रकार इसका मान 20 है, तो फिर आप इसका मान बताइएगा। आप इसके मान को निकालेंगे तो निश्चित तौर से इसका 21 मान। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 17वां, कि m एक वर्ग संख्या है, उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या कौन सी होगी? आप ऐसे कीजिएगा, m एक वर्ग संख्या है तो यानी 4 मान लेते हैं। उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या कौन सी होगी? 5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 9 निश्चित तौर से 3 का वर्ग होता है। तो इसका राइट आंसर, अगर डायरेक्टली तो नहीं है पर ऑप्शनों के आधार पर देखते हैं, ये कह रहा है m + 4 होगी, यानी 4 में 4 जोड़ेंगे, m का मान यहाँ पे हमने 4 लिया है, तो निश्चित तौर से 4 जोड़ेंगे तो 8 होगी, तो वर्ग संख्या नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन देखिए, m की जगह पे 4 रखिएगा, 4 रख दी, उसके बाद प्लस है 2, अंडर रूट में हम क्या रखेंगे? m का मान कितना है हमारे पास? 4, तो ये रखेंगे। फिर इसमें +1 है, और जो +1 है वो अंडर रूट से बाहर है। अब देखिएगा, अंडर रूट से अगर 4 बाहर आएगी तो ये किसके फॉर्म में आएगी? 4 + 2 गुणा 2 + 1। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 ये 8 और 1 ये 9। निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
उसको संतुष्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रिलेशन से संबंधित है। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये चाचा का संबंध निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको इनके अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाना है। हम जानते हैं पहले इनमें से छोटा देखा जाए तो अक्षर होता है। अक्षर से क्या बनते हैं? अक्षर से बनते हैं शब्द। शब्द से क्या बनते हैं? वाक्यांश। वाक्य के छोटे भाग होते हैं, सही है। फिर लास्ट में वाक्य बनता है। तो 1, 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4, इस प्रकार हम क्रम सजा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पे देखा जाए तो फिर 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 - x और -2x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? तो इसका आप है चाहो तो आप है इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? इन ऑप्शनों के आधार पर कर सकते हैं। आप है ऑप्शनों को अगर आपकी समझ है इनमें तो निश्चित तौर से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑप्शनों में ये देखिए कि इसमें एक में प्लस और माइनस है, तो होने को तो इसमें भी है। जब आप गुणा भाग करेंगे ना तो ये संख्या फिर कुछ इस प्रकार आएगी 2x स्क्वायर -x - 6, लेकिन इस क्रम में है ही नहीं ये। तो क्रम तो हमें यही सजाना है ना, 6 - x - 2x स्क्वायर। जब आप करेंगे तो यही क्रम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखने को तो एक भी आंसर है, लेकिन ध्यान रखना है जो मैंने कहा है ना, इसमें संख्या आगे नीचे आगे पीछे होगी तो निश्चित तौर से वहाँ पर फर्क पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। नंबर आपका नेक्स्ट है 80वां। यदि इसमें आपको √1 + √1 - 2176 बटे 2401 बराबर 1 + x/7 का मान बताइए। आप इसे कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर अगर मैं बताना चाहूँ तो वो 1 ही आएगा निकल के। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला जो मोरनी हिल्स है वो कहाँ पर स्थित है, इनमें से बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो आपका मंदिर है कौन सा केतल कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन नंबर 3। इसमें कुछ आपको पूछा है जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है इसके बारे में। जैसे आयोग में एक अध्यक्ष अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आप बताइएगा। तो हम कहेंगे ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसके अंदर। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई थी तो वो निश्चित तौर से कौन था? तो वो आपका था राव तुलाराम। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िएगा। ये दे रखे हैं तो निश्चित तौर से आप देखेंगे ये दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया था। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है जब 2022 में ये पूछा था तो ये आपके विजय वर्धन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हरियाणा के जो हरियाणा है उसके राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसके राज्य चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। खोड़िया नृत्य हरियाणा के किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है शादी के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके है हिसार में। तो 1 नंबर है इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता देना, हम इनका सॉल्यूशन करके बता देंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर जो 92 है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो 90 है ऑप्शन नंबर 4 वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये त्रिभुज वाला, जैसी असमान भुजा है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी फिर बड़ा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये असेसमेंट लिखा हुआ है सभी अक्षरों को कितने शब्द बना सकते हैं हम? तो इससे शब्द बना सकते हैं हम यानी 75,060 बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दो संख्याओं का आयतन दे रखा है 1:4 है, उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो निश्चित तौर से आप जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये वैल्यू दे रखी है कुछ अंडर रूट में दे रखी है संख्या, उसके बाद तो एक्स का वैल्यू क्या होगी? तो निश्चित तौर से जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो 729 आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें कोई अंश में 450% और हर में 400%, यानी अंश में 450 और हर में 400 जोड़ेंगे तो नई भिन्न इतनी प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी?
जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा वो 5/6। ये क्वेश्चन नंबर है, ये सिक्कों से संबंधित अनुपात में पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 3 नंबर 480। अब ये क्वेश्चन है आपके टीचिंग मेथड से संबंधित, तो देख लेते हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये आपका है कह सकते हैं हम ये आपकी प्रायिकता से संबंधित है, जिसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें बताना है जैसे एक घड़ी की सुई है 2π/2 रेडियन कोण की रचना में समय लगेगा, तो ये लगेगा आपको 45 मिनट, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, ये आपकी कह सकते हैं टीचिंग मेथड से पूछा है कि एक विद्यार्थी अपने गणितीय संक्रियाओं के ज्ञान के आधार पर एक सब्जी विक्रेता को गणना करने की कुल राशि का भुगतान करता है। इस परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का वो ज्ञान उपयोग कर पा रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है गणित के ज्ञान से संबंधित नहीं है इसमें, तो वो हो जाएगा जैसे तार्किक होता है, सटीकता होती है, व्यवस्थित होता है, लेकिन अस्पष्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से एक आपको गुणनखंड बताना है, व्यंजक का गुणनखंड होगा निम्न में से, तो इनमें से एक व्यंजक का गुणनखंड होगा, वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आपको ये अनुपात में ही हम पढ़ते हैं चैप्टर रेशो वाला, तो उसके अंतर्गत उम्र बतानी है, तो इसकी उम्र हो जाएगी 40 वर्ष, यानी जो पुत्री थी उसकी वर्तमान आयु। और ये कह रहा है 10 वस्तुओं का जो आपका विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 40% की हानि होगी। ये आपका है कह सकते हैं चाल दूरी समय से। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो। 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके वर्क वाले चैप्टर से संबंधित पूछा था, तो 8 दिन आ जाएगा। इसमें आपको मान बताना था, जो भी स्टार लगे हुए हैं वहाँ पर, तो इसका मान आएगा 38। एक व्रत में व्यासों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो अनंत हो सकती है, 4 नंबर हो जाएगा। इसमें से परमेय संख्या नहीं है, जिस परमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे, लेकिन जो नहीं लिख सकते हैं वो अंडर रूट, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है इसी टाइप का, तो इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 114वां, इसमें आपको ये त्रिकोणमिति से संबंधित है, जिसमें ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 10√3। ये आपका है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे पूछा है, तो इसमें दर निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सूत्र लगता है, जब आप दर निकालेंगे 200/200, 200 + R/200 CI/SI, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इससे राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपका। जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा 4%। क्वेश्चन नंबर है सप्तभुज के सभी अंतःकोण का मान कितने को होगा, यानी कितना होगा, तो ये अगर बात करें तो निश्चित तौर से हम जब बहुभुज पढ़ते हैं उसमें भी आता है इसका फॉर्मूला, तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है। अब इसमें k की वैल्यू बतानी है, x = -3 रखेंगे तो कितना आएगा, तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर माइनस में आएगा, यानी -5 आ जाएगा। 8 जून 2007 को कौन सा वार था, अब ये कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका शुक्रवार आएगा। क्वेश्चन नंबर यदि बंटन माध्य और बहुलक में इतने दिन दे रखे हैं, तो आप मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्टली। जो आपका बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य, आप इसे देख लीजिएगा, उसी हिसाब से रख देंगे तो निश्चित तौर से आंसर होगा जो निकल के आ जाएगा। एक आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं इतने दे रखी हैं, तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अब इसमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला बता देता हूँ, उसी से करना है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इंटू ऊंचाई होती है, तो निश्चित तौर से जहाँ पर ऊंचाई है वो h हो जाएगी। ये 10 है, 22
और 27 का यहाँ पर प्लस करके जो कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा इसका राइट आंसर आएगा निकल के। जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर इसका 2 आ जाएगा, यानी 245 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं ईवीएस से संबंधित, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इन्हें करते हैं हम। अब देखते हैं इनके आंसर क्या होने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 121 पूछा है, डिस्पोजेबल प्रयुज्य प्लास्टिक प्लेट जो प्लेटें होती हैं उनके गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए। डिस्पोजेबल मतलब ये है प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती हैं, उन्हीं से संबंधित होता है। तो ये हम ये कहेंगे जैव अविघटनीय पदार्थ होते हैं, यानी इन्हें कह सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। इस वजह से हमें इसे उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि सड़ते गलते नहीं। आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत वर्षें लगती है तब सड़ते हैं और वैसे नहीं सड़ पाते। तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? वो आपको ये 4 ऑप्शन के अलावा कोड भी दे रखे हैं नीचे की तरफ, तो देख लीजिएगा। हम कहेंगे इसमें से देखा जाए तो इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं, उसी आधार पर बताना था। तो देखो आपके सामने मैंने ये रख दिए हैं, अब इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन से सही है ऑप्शन। तो देखो इसका पहला है, इसका अर्थ है कि विभिन्न जो भी भोजन होते हैं समूह से पर्याप्त मात्रा में भोजन या पेय पदार्थों का चयन करना चाहिए। तो ये बात तो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर तो 1 तो सही है। दूसरा है, इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ों को कम मात्रा में खाना, जैसे कि समतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा, ये भी बात सही है। इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषक को वांछनीय स्तर पर ग्रहण करना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से उनका चुनाव कीजिएगा जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। जैसे जिसमें भी CNG, LPG, पेट्रोल ये आते हैं, ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो देखो ये वाला है, पेट्रोल आ रही है, ये है, और कोयला आ रहा है, ये भी है। तो लेकिन पहला ऑप्शन है हवा, लहर, सूर्य, ये आपके जीवाश्म ईंधन नहीं होंगे। ये कह रहा है उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है? तो जो गामा किरणें होती है ना, उनकी जो भेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बताना है, यानी आपको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताना है। जैसे जंगल तो नेचुरल होते हैं, ठीक है, झील भी नेचुरल होती है, तालाब भी नेचुरल होते हैं, लेकिन जो मछली पालन होता है जिसे एक्वेरियम बोलते हैं, तो इसे तो आप कहीं पर भी घर पर भी लगवा सकते हैं, यानी जो प्लांट वगैरह होते हैं, तो निश्चित तौर से ये कृत्रिम मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब हम मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक प्रकरणी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यह दूधियापन किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अपने बिना बुझा हुआ चूना ये चीज़ें पड़ी होंगी, तो निश्चित तौर से उसी रिएक्शन से ये निकलता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? CNG है, द्रवित जो पेट्रोलियम है गैस यानी LPG बोलते हैं, ये भी है। और आपका इनके अलावा ऑप्शन ये 2 बच रहे हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा हो सकता है जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखो तरल जो हाइड्रोजन यानी जो LH है, ये भी हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 बचता है, यानी पॉली एथिलीन थैलेट है, ये PET, ये बहुलक से संबंधित है, तो ये जीवाश्म नहीं होगा। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव मुड़ने वाला होता है। तो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे, जो विबग्योर यानी जो बैंगनी रंग है वो उसमें कम झुकाव होता है, सबसे कम झुकाव होता है। तो सही है, सबसे कम झुकाव होता है वो बैंगनी का होगा या लाल का? रुको एक सेकंड, विबग्योर नहीं ग्योर ऐसे लिखते हैं। तो कम झुकाव तो फिर ये कह रहा है कि श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, तो सबसे कम झुकाव कहाँ पर होता है? तो फिर सबसे कम झुकाव तो फिर लाल रंग का होगा। कैसे? अब मैंने ये गलत बता दिया था। ये प्रिज्म में से जब हम प्रकाश निकालते हैं तो आपने देखा होगा इस प्रकार कुछ प्रिज्म में से प्रकाश निकलते हैं, ठीक है जी, विबग्योर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है तो R लास्ट में आता है, तो R सबसे कम कोड बनाएगा, तो इसका मतलब रेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाषण गुण होती हैं? तो ये राजस्थान यानी टोटली बात ये कि जहाँ पे मरुस्थल होता है तो वहाँ पे पाई जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो इन ऑप्शनों में देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर ही हम बताएंगे इसमें से
जैसे कि आप बात करें यूरोप, तो यूरोप तो इधर पश्चिम की ओर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। दक्षिणी अमेरिका ये भी नहीं, अफ्रीका नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा राइट हैंड पे कोने की तरफ, यानी कह सकते हैं दिखाई देता है विश्व के चित्र में, तो निश्चित तौर से यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेलिसियम यानी जो आपकी फंजाई होती है, यानी कवक, सही है ना, कवक फंजाई सही है, वहाँ से एक पेनिसिलियम नोटिटम एक दवा बनाई थी। तो निश्चित तौर से ये जो जीवाणु होते हैं उन्हें कंट्रोल करती है। एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीटी का खोज किया था या उन्होंने बनाया था। लुइस पास्चर हैं, इन्होंने किडवन की जो प्रोसेस होती है उससे संबंधित। बाकी रॉबर्ट कोच हैं, वो एंथ्रेक्स से संबंधित हो जाएंगे। तो ये बात सही है, आप मिलान करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताना है कौन सा है इसमें से जीवधारियों का समूह है जो एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है, यानी आपको एक चेन नहीं है, यानी एक क्रम नहीं है कि एक खाएगा इसको दूसरा का तीसरा, इस प्रकार का एक चेन नहीं है, वो बताना है इसमें से जो गलत है। घास को खरगोश खा सकता है, बिल्कुल सही है। खरगोश को भेड़िया, भेड़िया को शेर खा सकता है, ठीक है। घास को मृग खा सकता है, मृग को बाघ, बाघ को गिद्ध खा सकता है, ये भी बात सही है। मेढक यानी फ्रॉग ये को सर्प खा सकता है, सर्प को उकाब, उकाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इधर क्या दे रखा है इंग्लिश में, ईगल, ठीक है। और फिर आ गया घास पर टिड्डा, ये गलत है। बाकी प्लैंकटन की बात करें तो एक तरह से प्लांट्स ही होते हैं और उन्हें मानव भी खाते हैं। फिर भी ये भी गलत लग रहा है मुझे तो, मछली और फिर टिड्डा, ये भी क्रम गलत है। लेकिन ये जरूर है, क्या जरूर है, अगर घास को टिड्डा खाए, टिड्डे को मेढक खाए, मेढक को सांप खाए, सांप को उकाब, ये क्रम सही हो सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही था और ये सही था, तो फिर गलत ये है। अब गलत कैसे है मैं बताता हूँ, ऐसे है। अब गलत ऐसे हैं, जो प्लैंकटन होते हैं ना, ये जलीय पादप होते हैं जो समुद्र वगैरह में मिलते हैं, तो डायरेक्टली इन्हें मानव कहाँ खाता है। ऐसा हो सकता है प्लैंकटन को मछली खा सकते हैं निश्चित तौर से, लेकिन मछली को टिड्डा नहीं खाता है, न टिड्डे को ये मछली खा सकती है। ऐसी को खाद्य श्रृंखला हमने पढ़ी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मानव है मछली को खा सकता है, तो ये क्रम कुछ गलत लग रहा है। हो सकता है इसमें मैंने जब बताए थे शुरुआत में, तो मैं भी ये क्रमों के हिसाब से मैंने आंसर लगाया था, और मुझे ये नहीं मालूम था। आप देखिएगा ये क्रम सही था चला आ रहा है, यहाँ से फिर उल्टा क्रम कर दिया, यानी इन्होंने क्रम ये इधर की साइड रखना था। कोई बात नहीं है, ये सही है, ये भी सही था, पहला सही था। जो गलत है वो 3 नंबर, वो 2 नंबर हो जाएगा, जो क्रम में नहीं है और जो बिल्कुल गलत है। 133 नंबर है कि जल जनित रोग कौन सा है इसमें से, तो जो आपको ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है ना, हेपेटाइटिस, ये वायरस के द्वारा होता है, तो ये जल जनित ही रोग होता है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये तत्व दे रखे ग्रहों के बारे में बताइए, ये किससे संबंधित है। जैसे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, उससे छोटा होगा जो दूसरा होगा। इनके चारों ओर बर्फ की बलें पाई जाती है, तो निश्चित तौर से रिंग तो एकमात्र शनि है, उसमें ही पाई जाती हैं। तो निश्चित तौर से इसमें जो शनि होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, तो निश्चित तौर से ये शनि की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ पोषकों से संबंधित मिलान करने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की जाती है ना, तो कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जा सकता है, देखो जिनके बारे में जानते हैं तो उन्हें लगा लीजिएगा। प्रोटीन है दाल में पाई जाती है, कैल्शियम है दूध में पाई जाती है, और जो लोहा या आयरन है वो हरी सब्जी, तो कार्बोहाइड्रेट गेहूँ हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल की विभिन्न परतें दी हुई हैं और उनकी दूरी भी दी हुई है, तो आपको मिलान करनी है। तो क्षौमंडल शुरुआत का होता है तो उससे कम दूरी होगी, किस में कम दूरी दे रखी है, पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं क्षौमंडल है वो 3 नंबर से मिल जाएगा, ठीक है। इनके अलावा देखते हैं, इनके अलावा है और फिर है समताप मंडल है, तो वो 20 से 60 हो जाएगा। मध्य मंडल है वो आपका संबंधित हो जाएगा, अगर हम मध्य मंडल की बात करें तो निश्चित तौर से ये हो जाएगा आपका 60 से 120।
और 120 से और जो आपका ऊपर होगा यानी 600 किलोमीटर ये वायु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपको कॉलम मिलाने हैं। जैसे कि आपको एक तरफ तो दे रखे हैं बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी भौगोलिक स्थिति दे रखी है। तो बताइए कहाँ पे कौन सा स्थित है। आपको जैसे ये ऑप्शन दे रहे हैं उसी आधार पे आपको ये बताना है। चलो आपको जो मालूम है उसे ही बता दीजिएगा। जैसे हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जो सुंदरबन रिजर्व है ये आपके टाइगर के लिए फेमस है, जो पश्चिम बंगाल में। तो दूसरे का चौथा किन किन ऑप्शनों में दे रखा है। एकमात्र ऑप्शन है 3, देख लीजिएगा ध्यान से, और केवल एक नहीं राइट आंसर करा दिया है। बाकी जैसे नीलगिरी है वो तमिलनाडु में, कर्नाटक और केरल में, तीनों में संबंधित हो जाएगा। जो मन्नार की खाड़ी है, दूसरा तो हमने सुंदरबन रिजर्व बताई दिया था पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी है ये आपके तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पे 20 द्वीप हैं। और नंदा देवी तो उत्तराखंड में हो ही जाएगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से एंटीलॉप मृग अनुपस्थित हो जाए, यानी जो ये मृग है, तो हम कहेंगे अगर मृग अगर समाप्त हो जाए तो निश्चित तौर से बाघ प्रभावित होंगे, क्योंकि ये इन्हीं पर डिपेंड थे। तो बाघों की समष्टि कम होगी और घास की समष्टि में वृद्धि होगी, क्योंकि घास को जो खाने वाला था मृग यानी जो हिरण, वो समाप्त हो चुका है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक तरफ आपको तिथियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके दिवस दे रखे हैं। तो जिनमें से आप जानते हो उन्हें लगा दीजिएगा। जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 4 हो जाएगा। और किनका क्या जानते हैं, तो और हम जानते हैं और क्या जानते हैं इनमें से, और इनमें से हम जानते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है आपका 21 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व वानिकी दिवस। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है भोपाल त्रासदी दिवस। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर फिर एक ही सही हो जाएगा क्या। 4 का 2, 1 सेकंड एक बार और देख लेते, हो सकता है गलती हो सकती है। जैसे हमने 5 जून को बनाया था विश्व पर्यावरण दिवस, यानी तीसरे का चौथा हो गया था। फिर उसके बाद है जो 2 दिसंबर को हमने मनाया था, वो क्या मनाया था हमने 2 दिसंबर को मनाया था भोपाल त्रासदी दिवस। फिर 21 मार्च को हमने विश्व वानिकी दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि। इस प्रकार इमरान पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। कुछ विटामिन, कुछ उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी से हम कहेंगे रक्ताल्पा एनीमिया होता है, कैल्शियम की कमी से हम कह सकते हैं कमजोर हड्डियां होती है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको एक तरफ मिलान करने हैं। ये कुछ दे रखे हैं, और यानी जो कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हरित गृह प्रभाव से, कुछ इसमें जैव विविधता, कुछ अम्ल वर्षा, ये आपको कोड दे रखे हैं। इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो देख लेते हैं। अब जैसे भी दे रखे हैं इसमें, अब मैं डायरेक्टली बनाता हूँ इसमें, देखना है। तो ये कह रहा है कि ओजोन प्रतिक्षय तो किससे होती है, तो हम कहेंगे ये CFC और क्लोरीन युक्त जो भी यौगिक उत्सर्जन होते हैं उनसे संबंधित होती है। तो इसका 3 से मिलेगा ये। अम्लीय वर्षा होती है, हम कहेंगे अम्लीय वर्षा होती है वो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन से होती है। हरित गृह प्रभाव में हम जो, अभी 1 सेकंड, जैव विविधता की कमी का कारण क्या है, तो हम कहेंगे वनस्पति प्राणी समूह का समाप्त होना, इससे संबंधित हो जाएगी। बाकी जो अम्ल वर्षा है वो मिला दी थी कि नहीं मिलाई, नहीं मिलाई। तो अम्ल वर्षा है वो CO2, SO2 और N2 के उत्सर्जन से कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल, ऐसे कह सकते हैं, ये चीज़ें बनती हैं। तो निश्चित तौर से इससे प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार अब जो भी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर ऑप्शन है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे के लिए कौन सा पोषक तत्व होता है। वैसे देखा जाए तो हड्डी में तो मोस्टली कैल्शियम होता है और साथ में आपका फॉस्फोरस होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है 4, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको बताना है कि जो आपका महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित कौन सा है। तो निश्चित तौर से ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है फिर हिंद महासागर की। प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत होते हैं तो ज्वालामुखी का विस्फोट होना ये, और जंगल की आग, वनस्पति, ऑटोमोबाइल निकास। अगर देखा जाए इनमें से तो ऑप्शन नंबर इसका 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 3 नंबर हो जाएगा। अब ये कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है, तो वो आंवला है, क्योंकि आंवला में विटामिन सी पाई जाती है, आपने भी पढ़ा होगा। नींबू में भी देखा जाए तो ये सिट्रिक एसिड से संबंधित होता है, जो आपके नींबू हो गया, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है, तो इसका आंवला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से बताना है जैव विघटनीय बहुलक कौन सा है, यानी जो सड़ गल सकता है और जो भी यानी जो जमीन पर या जो खेती होती है उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो वो सेलुलोज ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताना है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें बताई गई हैं और उनसे संबंधित आपको इसमें मिलान करने हैं। जैसे क्षौभ मंडल की बात करते हैं तो क्षौभ मंडल में हम इसमें देख लेते हैं, समताप मंडल को हम जानते हैं ओजोन की उपस्थिति बताते हैं, और क्षौभ मंडल में सारे बादल बन जाते हैं। और क्या होगा, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये किस ऑप्शन नंबर में पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा क्या। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और फिर तीसरे का चौथा, तो ये हो जाएगा, यानी मध्य मंडल है वो आपके इससे संबंधित हो जाएगा, बाह्य मंडल इससे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फिर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, SO2 का प्रदूषण सबसे उत्तम सूचक कौन सा है। जो लाइकेन होती है ना, जहाँ पे SO2 की मात्रा होती है वहाँ पे ये खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टेडपोल के कायांतरण हेतु आप पानी में कौन सा तत्व उपलब्ध सॉल्यूशन करेंगे। किसी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट है तो निश्चित तौर से आप कमेंट में करके बता देना। जैसा क्वेश्चन नंबर पहला देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आप भी जानते होंगे जो आपकी नीड हायरार्की थ्योरी है ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये मोटिवेशन में हम पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, यानी जो प्रोजेक्ट टेक्निक होती हैं उनमें यानी इन ऑप्शनों में से कौन सी नहीं है। आप जानते होंगे उसमें हम पढ़ते हैं प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि को भी 2 भागों में, व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ। तो आपको केवल ये बताना है कि इसमें से प्रक्षेपी कौन सी नहीं है। शब्द साचार जिसे वर्ड एसोसिएशन बोलते हैं ये होती है, वाक्य पूर्ति होती है, सेंटेंस कंप्लीटेशन बोलते हैं ये भी होती है, और आपकी जो वर्णन एक्सप्रेशन मूवमेंट यानी वर्णन गति ये भी होती है। लेकिन जो समाजगति है ना ये नहीं संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, यानी आपको अगर बाह्य नहीं है तो निश्चित तौर से वो इंटरनल होगा। इंटरनल यानी खुद से करने के योग्य कोई भी क्षमता हो सकती है या उसके मन में चल रहा है जो कुछ भी हो, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा। अगर ऑप्शन नंबर आप 3 को पढ़ो कि आत्मसंतुष्टि की हेतु या आत्मसंतुष्टि के लिए समाज सेवा करना ये खुद से करने का है प्रणय, ठीक है। तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो इंटरनल है। आप ऐसे कह सकते हैं ये इंटरनल मोटिवेशन है, ना कि ये एक्सटर्नल। तो निश्चित तौर से बाकी जो ऑप्शन है वो बाह्य हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है वो आंतरिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे इंग्लिश में बोलता है थैमेटिक एस्पिरेशन टेस्ट होता है, TAT बोलते हैं इसे, ये किसकी मापने के लिए होता है। तो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे पर्सनली यानी हमारे व्यक्तित्व को मापता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है वो बताना है। आप ऐसे समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इनकी देखा जाए तो समायोजन जो भी होता है टॉपिक ये आपकी मोस्टली व्यवहारिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो ये आपकी व्यवहारिकता पर डिपेंड करता है।
तो निश्चित तौर से इनमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 है कि यह असंतुलन उत्पन्न करता है, जबकि समायोजन संतुलन उत्पन्न करता है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें नहीं पूछा था। तो बाकी जो ऑप्शन है ना वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता होती है। पलटाव का मतलब होता है रिवर्सिबिलिटी, यानी रिवर्सिबिलिटी ये आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है जो 7 से 11 वर्ष मानी जाती है, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चे से आप पूछो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, उसने बताया 100 पैसे होते हैं, तो फिर बताइए 100 पैसे में कितने रुपये होंगे। अगर इसे बता देता है तो निश्चित तौर से उसके अंदर जो रिवर्सिबिलिटी की क्षमता है वो निश्चित तौर से विकसित हो चुकी है। तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है ना, तभी आते हैं रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग उसकी कह सकते हैं उसकी क्षमता विकसित हो पाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से मिलान नहीं है वो बताना है। निश्चित तौर से एक तरफ तो एरिक्सन के मनुसामाजिक विकास की अवस्थाएं दे रखी हैं जो 8 भागों में बांटी थी, और दूसरी क्रम में उस अवस्थाओं का क्रम दे रखा है, जैसे पहल बनाम अपराध का बोध है वो किस अवस्था में होता है। तो आप है जब आप आठ अवस्था पढ़ी होंगी आपने, तो निश्चित तौर से आप डायरेक्टली लगा सकते हैं इसमें कि जो स्वायत्ता बनाम लज्जा शंका है वो पहली अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्व स्किनर की कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी जो स्किनर से जो भी थ्योरी थी उसकी रेनफोर्समेंट से संबंधित या ऑपरेशन कंडीशन से, तो उससे संबंधित कौन से शब्द उपयोग नहीं किए गए हैं उस थ्योरी में, तो वो भी बताने हैं। बहिर्गमन जिसे एक्सटेंशन बोलते हैं इसका किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन इसका भी किया गया है। स्वतः आपूर्ति स्पॉन्टेनियस रिकवरी इसका भी बात करी गई है। पुनर्वन यानी रेनफोर्समेंट बोलते हैं, तो निश्चित तौर से इसकी भी बात की गई है। यानी ये सभी ऑप्शन ऐसे हैं जिनका उपयोग किया गया है। तो इसमें पूछा है नहीं, तो ये क्वेश्चन अब मालूम नहीं है इसका ऑप्शन क्या माना था, लेकिन ये सभी शब्द है स्किनर ने यूज किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति यानी जो आपका एटीट्यूड होता है उस एटीट्यूड के बारे में सही नहीं है वो चूज करना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये कहना गलत है। अभिवृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड होता है, हम समाज में रह के सीखते हैं यानी किसी दूसरे से अर्जित करके, तो ये जन्मजात नहीं होती है, ठीक है। तो केवल अर्जित होती है, तो ये कह रहा है कि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन थे ना वो सही थे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें बच्चों के विकास के बारे में सही है वो चूज करना है, यानी जो सही कथन है, जैसे विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है। केवल अगर आप बात करें आनुवांशिकता की तो नहीं होगा, विकास एक यादृच्छिक यानी रैंडमली होता है विकास, तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि ये संचयी प्रवृत्ति होती है, स्पायरल होती है। तो निश्चित तौर से ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही विकास हो जाए। विकास एक संचयी प्रवृत्ति है या प्रक्रिया है, निश्चित तौर से यही ऑप्शन सही होगा। डेवलपमेंट इज द क्यूमुलेटिव प्रोसेस होती है, यानी एक संचयी प्रक्रिया होती है। ये कह रहा है विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं होते हैं, ये भी कहना गलत है क्योंकि सभी अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन एक ही मात्र को ऑप्शन है 3 नंबर जो सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण यानी जो बुद्धि का था ये शायद, हाँ वही है, केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था या नॉन वर्बल टेस्ट था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सृजनात्मक की विशेषता नहीं है, तो देखो मौलिकता होती है और धारा प्रवाहिता लोचनशीलता, लेकिन अनम्यता नहीं होती है इसमें, यानी रिगिडिटी बोलते हैं, इसे कठोरतापन होता है, तो निश्चित तौर से यही नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है कि कौन सा कारक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो देखो शिक्षण कौशल करेगा, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी करेगा, शिक्षक का विषय का ज्ञान भी करेगा, और फिर शिक्षक का शारीरिक रूप, तो शारीरिक रूप से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यही पूछा था हमें। क्वेश्चन नंबर 14 वह है कि वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। वृद्धि की बात करें तो ये एक तरह से हम ये कहेंगे ये आपकी संरचनात्मक होती है, यानी संरचनात्मक मीन्स ये है कि आप ऐसे कह सकते हैं वृद्धि को आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं और देख सकते हैं, तो निश्चित तौर से ये 1 नंबर होगी, यानी संरचनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है। त्वरण की बात करते हैं तो एसिलेशन होता है, जिसकी बात करते हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है, जो भी संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो इन्हीं के लिए चलाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में जो अधिगम करता होता है कि प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करने या पुनर्बलित करना
किस प्रकार के पुनर्वलन की अनुसूची है, यानी कि ये कह रहा है कि प्रत्येक सही अनुक्रिया के लिए आप उसे पुनर्वलन देते हैं तो वो प्रकार बताइए कौन सा है। जैसे कि निश्चित अंतराल बाद दे रहे हो आप, परिवर्तनशील अंतराल बाद या निश्चित अनुपात बाद या सतत, तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप है सही क्रिया जो भी कर रहा है ना बच्चा उसके बाद तुरंत पुनर्वलन दे रहे हैं, तो ये सतत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की ओर दिशा में बढ़ता है। निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे जब हम डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं जब, तो निश्चित तौर से सेपेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमो डिस्टल हम इन्हें पढ़ते हैं, तो हम कह रहे हैं ये कह रहा है सिर से पैर, तो सिर से पैर सेपेलोकॉर्डल होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है, ये कह रहा है कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से तो समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, तो निश्चित तौर से उसे हम गति परीक्षण कहेंगे, स्पीड टेस्ट। ऑप्शन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, यानी सब्जेक्टिव बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ को, इसमें से नहीं है वो चूज करना है। जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो शब्द साक्षर है ना, ये आपकी प्रक्षेपी विधि में आती है, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था ऊपर, तो प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्ट मेथड में आती है। बाकी जो है साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा, ये सभी व्यक्तिनिष्ठ विधि हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर है मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मक में निम्न, समायोजन में उच्च स्तरीय है, तो उदाहरण ये किसका है। आप अगर इसे ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है उन्होंने, लेकिन ये होता है आपके इंट्रा पर्सनल से संबंधित होता है, यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वैसे इंट्रा का मतलब ये होता है कि खुद को एक तरह से रेगुलेट करना होता है, और मतलब इतने ज्ञानी होते हैं कि खुद की चीज़ों को अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो निश्चित तौर से ये उन्हीं से संबंधित होता है। जब हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ पे यही बुद्धि आती है, एक तो इंटर एक इंट्रा। इंटर का मतलब होता है हम निश्चित तौर से दूसरे की भावनाओं को समझें, और इंट्रा का मतलब है हम खुद से ही चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, और इतने ज्ञानी होते हैं निश्चित तौर से, तो उन्हीं से संबंधित कुछ ऐसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये बुद्धि से ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21वां कि ब्रूनर ने बालक के, जो ब्रूनर है, जैन और ब्रूनर बोलते हैं इसे, जैन और ब्रूनर ने बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया था। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल है, आपको थ्योरी पढ़ी होगी तो भी बात आ सकते हैं। ये स्पाइरल होता है, तो निश्चित तौर से स्पाइरल पाठ्यक्रम की बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने दिया था। निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे, एरिक्सन है नहीं इसमें, कोलबर्ग है नहीं, ब्रॉन फैन ब्रेनर है नहीं, तो फिर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, वाइगॉस्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वह मनोरचना क्या कहलाती जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के हेम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्म्यकरण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका ये है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है, यानी जो गिलफोर्ड है उसने बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था, तो निश्चित तौर से उसने 3 घटक बताए थे, उनका क्रम भी पूछा जाता है, COP। अब COP में आप देख लीजिएगा C से 1, अब देख लीजिए इसमें इंग्लिश दे रखी यहाँ पर, इससे आसानी हो गई। जैसे ऑपरेशन होता है, कंटेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो कॉग्निशन है यानी जो संज्ञान है ये नहीं संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर पे 2 सही हो जाएगा। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ध्यान रखना है ट्राइआर्किक की बात होती है तो निश्चित तौर से वहाँ पे स्टर्नबर्ग आता है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत को 3 घटकों में बांटा था, तो निश्चित तौर से वो भी पूछे जाते हैं। अब आ गया ब्रॉन फैन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरण के तंत्र में आते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये माइक्रो सिस्टम में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। प्याजे संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, बांडुरा ने सामाजिक सिद्धांत दिया था, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, क्या सही है दिया था, और बाकी वाइगॉस्की ने ये नहीं दिया था। नैतिक तो आपकी जीन प्याजे और कोलबर्ग का नाम आता है, तो ये तो संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फिर इसका 4 सही हो जाएगा। ध्यान रखना वाइगॉस्की इससे नहीं संबंधित है, वो तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है जो अब एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे वो व्यवहार में अनम्य है यानी कठोरता दर्शाता है, तो निश्चित तौर से ये समायोजन की विशेषता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29वां है, इसमें पूछा है आपसे कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्य कार्य, मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो निश्चित तौर से ये आपकी हेडफील्ड की
डेफिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक या किस निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टोलवादी से संबंधित नहीं है, यानी गेस्टोलवादी से संबंधित नहीं है वो बताना है। जैसे कि वर्दीमर है, पोप्पा है, कोहलर है, लेकिन क्रेचमर है ना, जब आप पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की विधियाँ पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ पर वर्गीकरण किया था, क्रेचमर नाम आता है, तो निश्चित तौर से ये वहाँ से संबंधित है, यहाँ से नहीं होगा, तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर पे 3 सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो कुछ लैंग्वेज के रूप में भाषाएं चूज करी जाती हैं, लेकिन ये कंपलसरी होती हैं, यानी 15 क्वेश्चन ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा है, जैसा देख पा रहे हो, क्रिया की दृष्टि से असंगत को आपको इसमें से पहचानना है। अब क्रिया की बात करें तो क्रिया जैसे इसमें दे रखा है कि रमेश पत्र लिखवाता है, तो निश्चित तौर से ये प्रेरणात्मक अभिक्रिया है, और ये बात सही भी है। बालक छत पर खड़ा है, ये क्रिया अकर्मक है, तो बालक खड़ा है और ये अकर्मक क्रिया है, निश्चित तौर से यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक, ये दोनों तो सही थे। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, ये 2 कर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक है, पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, वो बालक को, तो निश्चित तौर से 2 कर्मक कह जाएगा, यानी 2 कर्म है इसमें। बाकी प्राणी जोर जोर से हंस रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, तो प्राणी हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, तो जोर जोर से हंस रहा है, तो जोर जोर से यहाँ विशेषण है, ना कि ये कर्म है, तो निश्चित तौर से यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ना कि ये सकर्मक। नंबर आपका नेक्स्ट है 33वां, इसमें बताना है साधुआ चरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हम जानते हैं साधु प्लस आचरण होगा, यहाँ पे आपकी देखा जाए संधि कौन सी हो जाएगी, ये जहाँ पे हम बात करें वह और यह आता है, देखा जाए तो फिर ये यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, साधु प्लस आचरण, अगर मैं सही हूँ तो निश्चित तौर से तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब वचन की दृष्टि से सही है, अब वो बताना है। दर्शन से दर्शनों बना है, प्राण से प्राणों, नारी से नारियों, और हस्ताक्षर से हस्ताक्षर, जो अपने आप में ही एक देखा जाए हस्ताक्षर अपने आप में ही प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है, तो हस्ताक्षरों हो सकता है, नारी से नारियों, ये कह रहा है वचन की दृष्टि से युग्म सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नारियों या नारी से नारियों, ये सही है। दर्शन अपने आप में प्लूरल है, प्राण भी अपने आप में प्लूरल है, यानी बहुवचन है, हस्ताक्षर भी अपने आप में बहुवचन है, तो नारी है, ये नारी से नारियों बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपका महामत में है, वाक्य में प्रयुक्त जो आपका महामत में शब्द में कौन सी जाति होगी, अगर इसे ध्यान से देखें तो निश्चित तौर से इसमें जो जाति होगी वो संज्ञा पूछे ना, तो फिर भाववाचक हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जाह्नवी शब्द का पर्याय क्या होगा, तो जाह्नवी को हम बोलते हैं मंदाकिनी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। ग्रस्त का मुक्त होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, लेकिन आविर्भाव और तिरोभूत एक ही सिमिलर वर्ण है, न कि ये आपके विलोम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है, तो गिरीश में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, सवर्ण दीर्घ। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी कौन सा होता है, तो जिज्ञासा यानी एक तरह से आपके ज्ञानेच्छा होती है, यानी आप ज्ञानेच्छा बोलते हैं जानने की इच्छा, तो एक तरह से उसे ही क्यूरोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकल्प में परिमाणात्मक यानी परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, परिमाणवाचक, तो जिसमें यानी परिमाण का मतलब होता है चाहे तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, निश्चित तौर से कोई किलो में या लीटर में ही वजन होगा, निश्चित तौर से सभी ऑप्शनों में इसी प्रकार दे रखा है। हम इनमें से परिमाणवाचक विशेषण के प्रयोग हुआ, तो हम कहेंगे प्रणव 5 किलो दूध पी गया, और कौन सा ऑप्शन है, प्रणव 5 केले खा गया, प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी सही नहीं है, प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर पर 1 ही सही हो जाएगा, यही जो परिमाणवाचक दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 41वां है कि सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चित तौर से आपको सर्वनाम बताना है, तो सर्वनाम की बात करें तो इसमें से हो जाएगा ये निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो निश्चित तौर से इसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में
भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो इसमें से जो सौजन्य है ना, इसका उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है सरसिज शब्द में कौन सा समास है, तो सरसिज शब्द में आपका अलुक तत्व समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें से, अनुत्तर में हुआ है, अनुद्गार में हुआ है, और आपका अनुपम में हुआ है, तो फिर नहीं हुआ है वो है अनुगमन में, तो ऑप्शन नंबर अनुगमन में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तो हम निश्चित तौर से जानते हैं तत्समय में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ये 15 क्वेश्चन किए थे वो हिंदी से, अब बाकी सभी इंग्लिश से संबंधित आ जाएंगे। इसमें से बताना है आपको कि एप्रोप्रिएट वन वर्ड बताइए, जो आपको दे रखा है कि फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, तो आपको बतानी है जो फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, तो इन्हें क्या कहेंगे, तो हम इन्हें कहेंगे शायद एलुमनी कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आंसर हमें मालूम नहीं है 47 का, आगे देख लेते हैं। इसका आपको एक तरह से पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम्स किसका, जीनियस का, तो हम कहेंगे जीनियस का हो जाएगा टैलेंटेड, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको प्रपोजिशन बताना है जो एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हिज इलनेस, तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे इसमें फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से आपको कहेंगे जो अंडरलाइन किया हुआ है जो आइडम्स है, तो निश्चित तौर से ये बताना है किसके टर्म के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, यानी मीनिंग बताना है इसका, यानी ए लॉयंस शेयर, तो निश्चित तौर से हम कहेंगे अगर ऑप्शन नंबर मेजर शेयर के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से ग्रूम शब्द बताना है किसका, ग्रूमी का, और इसमें से ग्रूमी का हो जाएगा वो हो जाएगा चीयरफुल, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से कंजक्शन बताना है, आई सेल नॉट गो फिल इन द ब्लैंक्स आई एम इनवाइटेड, तो हम कहेंगे इसमें जो कंजक्शन आएगा वो अनलेस आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से आपको रिपोर्टेड स्पीच जो नरेशन होते हैं, नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच में ये चूज़ करके आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, जो एक दे रखा है, हु हैज़ बीन यूजिंग माई टाइप राइटर और सेड मदर। अब इसका अगर रिपोर्टर स्पीच बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बन सकता है इसमें से, ये बनेगा मदर आस्क्ड हु हैड बीन यूजिंग हर टाइप राइटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब, जो टर्न अप है इसका बताना है आपको, इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, तो इसका होगा हैपन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से आपको जो सेंटेंस में एरर है, यानी जो गलतियां हैं या त्रुटियां हैं उनको छांटना है, तो इसमें से सिंपल है, अगर देखेंगे तो वो हो जाएगी रिजेंबल टू, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ना वो सही हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट बी ए वेरी विट एरिया, यानी आपको बताना है इसमें से क्या आएगा, तो निश्चित तौर से यहाँ पे आ सकता है, एक तो केम आ सकता है और वाच आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें भी आपको वही चीज़ बतानी है, क्या आएगा, तो निश्चित तौर से यहाँ पर भी देखा जाए तो आपकी ट्राइड आएगा और हर्ड आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और भी इसमें दे रखा है हमें पैसिव बताना है, एक्टिव का पैसिव बनाना है, तो निश्चित तौर से ये दे रखा है बीज मेक हनी, तो निश्चित तौर से इसका हमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कहेंगे हनी इज मेड बाई बी, यानी जो आपका शहद है वो मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट, इसमें से आपको
जो वॉइस होते हैं वो चेंज करना है। तो निश्चित तौर से आप देखेंगे तो इसमें से हो जाएगा द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाई समबडी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से करेक्ट प्रपोजिशन बताना है कि आई शैल डू इट फिल इन द ब्लैंक प्लीजर, तो इसका हो जाएगा विद, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब बाकी ये क्वेश्चन है आपके सामान्य ज्ञान के हैं, यानी जो रीजनिंग एबिलिटी एंड जी के रिवार्ड से संबंधित। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अपने अक्ष से यानी धुरी से होता है, उसी प्रकार पहिए का संबंध होता है उसके धुरी से। सही है ना, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अनिल ने प्रशांत का परिचय देते हुए वो मेरे पिता के पोती का प्रशांत अनिल किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना इन्हें, ऐसा नहीं है मुझ पर नहीं आएगा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय लगता है इनमें हर एक प्रत्येक चीज़ को, जो चीज़ बताने की है ना उन्हें बताते चलेंगे, ये खुद से करने की चीज़ें हैं। अब इसमें से विसंगत छाड़ना है, तो आप जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें भी आपको एक सीरीज में बताना है अगला पद क्या आएगा। तो इसमें अगला पद है वो आपका PHV आएगा। ये आपको एक निश्चित कूट दिए जाते हैं, उनके सिमिलर आपको बताना है। ये सब जो आपका नंबर है वो ये किन शब्द से संबंधित है, इस प्रकार का होता है। इसमें से आप वेरी का कोड बताइएगा, इस प्रकार आपको वेरी का कोड निकालेंगे तो वो 7 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कोई दिशा से संबंधित है, तो आप करेंगे तो इसका राइट आंसर पूर्व में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है आपके औसत का है, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 125 आएगा। नेक्स्ट है, इसका मान 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब ये है, आप इसका LCM लेके और देख लीजिए कौन सी इसमें से संख्या है, तो निश्चित तौर से वो निकल के आएगी आपकी 900। ये क्वेश्चन है निश्चित तौर से घातांकीकरण का है, जब इसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करके इसका राइट आंसर निकल के आएगा 1/25, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब कोई चक्रवर्ती व्यास से पूछा है और ये गुणे का क्वेश्चन है, आप जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो निश्चित तौर से 45 वर्ष आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कोई टाइम एंड वर्क का संबंधित है, और जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 150 दिन आएगा। जब ये आपके बीजीय व्यंजक से संबंधित है, सिंपल ही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 110 आएगा या 15 आएगा। जब मैंने निकाला था तो 110 आया था, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये श्रृंखला से संबंधित है, नेक्स्ट पद बताना था, तो इसका आ जाएगा, आप कह सकते हैं 723। जब इसे करेंगे तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका एक तरह से ये देखा जाए तो क्वेश्चन तो आपके ये रेखागढ़ से संबंधित है एडवांस का, लेकिन ये कुछ वृद्धि से संबंधित होता है। जैसे वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि करें और फिर उसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो आप देख लीजिएगा अगर किसी संख्या में अगर जैसे 100 था, अब उसे 50% बढ़ा दिए तो वो 150 हो जाएगा, लेकिन ये वर्ग करना पड़ेगा इसका, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 22,500। कितने की वृद्धि हुई तो 125 की वृद्धि हुई, कितने पर 100 पर गुणा करेंगे तो 125% अधिक आएगा। इस प्रकार करते हैं इसे। अब इसके आप खुद से देख लीजिएगा, चिन्ह रखने हैं, बाकी जोड़ घटाव करना है तो 78 आएगा राइट आंसर। और ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 20% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। अब ये ऐसे कर लो, इसे 20% का लाभ हो रहा है, 100/120 कर लो, जो भी आएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो 60,000 आ जाएगा। और इस श्रृंखला का गलत पद है वो चूज करना है, तो गलत पद तो इसमें से हम देखते हैं तो वो 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। छोटे घने और 64 घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन में इनका कोई रंगा हुआ नहीं है। अच्छा, तो देखो अगर 3 फेस होते हैं तो 8 आता है, 2 होते हैं तो फिर आता है आपका n-2 का क्यूब। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, 64 4 4 - 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा
दो का क्यू 8, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका राइट आंसर। अब मैंने कैसे किया है, मैं आपको डायरेक्टली, ये मैंने क्वेश्चन पहले नहीं किया था। 64 घनों में काटा जाता है तो इसकी n बराबर आ जाएगी 4 भुजा। अब क्या जानते हैं हम, अगर घन की बात करें, अगर कलर की पूछे आपसे, अगर 3 सतह पूछे तो उसका डायरेक्टली आंसर 8 होता है। अगर 2 सतह पूछे तो 12 n-2 होता है, यानी इस 4 को वैल्यू को n की जगह पर रखना है। अगर आपसे एक सतह पूछता है तब इसका राइट आंसर हो 6 n-2 का वर्ग हो जाता है। अगर आपसे ये कहे कि कोई भी ये कह रहा है ना कोई रंगा हुआ नहीं है, तब इसका कोई रंगा नहीं है, तब इसका सूत्र होता है n-2 का क्यूब। जो मैंने बताया था यहाँ पर 64 की n बराबर 4 का वो आ जाएगी वजह, नीचे तौर से 4-2 करेंगे, 3 इसका पूरे कोष्टक का क्यू करेंगे तो नीचे तौर से 2 का क्यू हो जाता है, तो नीचे तौर से 8 आ जाएगा। ये आपके जीके से संबंधित है। तो ये सुख था, यानी जो चीनी जाति युआन चुआंग के भ्रमण पर उल्लेख करता है वो सुख का करता है। जहाँ डोलोमाइट पाई जाती है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो नीचे तौर से वो आपका महेंद्रगढ़ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें से ये करंट का था, योजना पूछी थी, तो नीचे तौर से इसकी योजना थी वो आपकी परिवार पहचान पत्र योजना। अब बताना है इसमें महिलाओं को आरक्षित सीट कितनी दी गई है हरियाणा की जो पंचायती राज संस्था है उसमें, तो हम कहेंगे उसमें दी गई हैं आपकी 50%। वह जिला बताइए जो हरियाणा में ई चालान लागू किया गया है। अच्छा, पहली बार कौन सा जिला है जिसमें ई चालान इसमें चलाई गई है, तो गुरुग्राम है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किससे संबंधित है, तो ये आपके पहले ऑप्शन से ही संबंधित हो जाएगा। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य के द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये आपका 21वां है क्या, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है इसमें से, तो वो आप